नमस्कार दोस्तों, स्टडी योर सेल्फ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम्स के लिए होते हैं वो यहाँ पर मैंने इंक्लूड किया है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पद्म पुरस्कार कितने वर्गों में दिया जाता है? अभी एक्चुअली हाल ही में पद्म पुरस्कार जो है 26 जनवरी 2023 के लिए ये पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई और टोटल 106 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया। तो पहला क्वेश्चन है कि पद्म पुरस्कार कितने वर्गों में दिया जाता है? तो पद्म पुरस्कार 3 वर्गों में दिया जाता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। तो पद्म विभूषण जो है 6 लोगों को दिया गया और पद्म भूषण 9 लोगों को और पद्मश्री 91 यानी कि 91 लोगों को दिया गया। टोटल अगर काउंट करेंगे तो 106 आता है। तो 106 लोगों को टोटल पद्म पुरस्कार दिया गया। पद्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है पद्म विभूषण का, उसके बाद पद्म भूषण का, उसके बाद पद्मश्री का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पद्म पुरस्कार कौन प्रदान करता है? पद्म पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वो प्रदान करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2023 के लिए कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया? तो वर्ष 2023 के लिए टोटल 106 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है। भारत रत्न की स्थापना 1954 ईस्वी में हुआ था। 1954 ईस्वी में मतलब शुरू किया गया था और यह पुरस्कार भी राष्ट्रपति के द्वारा ही दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2023 के लिए कितने लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया? तो वर्ष 2023 के लिए किसी को भी भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है। लास्ट टाइम भारत रत्न पुरस्कार 2019 में दिया गया था 3 लोगों को, जिसमें पहला भूपेंद्र हजारिका थे, नाना प्रसाद देशमुख दूसरे थे और प्रणब मुखर्जी जो कि राष्ट्रपति थे 13वें, उनको दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2023 के लिए पद्म विभूषण अवार्ड प्राप्त करता वर्ष 2023 में टोटल 6 लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया। तो ये 6 लोग कौन कौन है यहाँ पर देखेंगे। दिलीप महालोनविश जो कि मेडिसिन से संबंधित है, मुलायम सिंह यादव पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में दिया गया है, बालकृष्ण दोषी इनको आर्किटेक्ट के क्षेत्र में दिया गया है, जाकिर हुसैन इनको आर्ट के क्षेत्र में दिया गया है, तबला वादक है, SM कृष्णा पब्लिक अफेयर्स के लिए दिया गया है, श्रीनिवास वर्धन जो कि साइंस एंड इंजीनियरिंग में इंडियन अमेरिकन मैथमेटिशियन है, इनको दिया गया है। तो दिलीप महालोनविश ये पहले जो है ये हैं दिलीप महालोनविश, ये हैं मुलायम सिंह यादव, इनको भारत रत्न पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। ये हैं बालकृष्ण दोषी, ये हैं तबला वादक जाकिर हुसैन, इनको भी पद्म विभूषण दिया गया है। ये है SM कृष्णा जो है कर्नाटका के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, इनको दिया गया है पद्म विभूषण। ये लास्ट में जो 6 नंबर है वो है SR श्रीनिवासन वर्धन जो कि इंडियन अमेरिकन मैथमेटिशियन है, इनको साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2023 के लिए पद्म भूषण अवार्ड प्राप्त करता पद्म भूषण जो है 9 लोगों को दिया गया। तो ये 9 लोग हैं, SL बरियप्पा जो लिटरेचर के क्षेत्र में दिया गया है, कुमार मंगलम बिरला इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड से हैं, दीपक धर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हैं, साइंस इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया गया है, वानी जयराम इनको आर्ट्स के क्षेत्र में दिया गया है, स्वामी चिन्ना जियार इनको अदर स्पिरिचुअलिज्म के क्षेत्र में दिया गया है, सुमन कल्याणपुर इनको आर्ट्स के क्षेत्र में दिया गया है, कपिल कपूर अदर्स स्पिरिचुअलिज्म के क्षेत्र में दिया गया है, सुधा मूर्ति सोशल वर्क के लिए एंड कमलेश D पटेल इनको भी अदर स्पिरिचुअलिज्म के क्षेत्र में दिया गया है। स्पिरिचुअलिज्म वर्ष 2023 के लिए पद्मश्री अवार्ड जो है टोटल 91 लोगों को दिया गया है। तो उनमें से जो कुछ महत्वपूर्ण हैं उन महत्वपूर्ण से हमने 9 लोगों को शामिल किया यहाँ पे, जिनमें पहला है राकेश झुनझुनवाला जो कि बिजनेसमैन थे, इनका देहांत हो गया है, पोस्टमसली इनको दिया गया है। रवीना टंडन इनको फिल्म इंडस्ट्री से दिया गया है, फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित है, एक्ट्रेस है। MM कीरावान को भी पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। MM कीरावान को दिया गया है, इनका लेटेस्ट जो सॉन्ग है RRR मूवी जो है उनके लेटेस्ट सॉन्ग है नाटू नाटू। इस सॉन्ग को गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में। तो इसीलिए इनका डायरेक्टर है इसके MM कीरवानी, तो इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह है अरीज खम्बट्टा, इनको भी पोस्टमसली दिया गया है पद्मश्री अवार्ड। ये जो कि रचना कंपनी है, रचना ग्रुप, उनके चेयरमैन रहे थे। आनंद कुमार जो कि मैथमेटिशियन है पटना के सुपर 30 प्रोग्राम के, इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। थुआ नाव जाम चौबा सिंह जो कि मणिपुर के हैं, फॉर्मर BJP स्टेट यूनिट के प्रेसिडेंट हैं और एक्स यूनियन मिनिस्ट्री भी रह चुके हैं। 8 नंबर जो है सुभद्रा देवी हैं, इनको आर्ट्स के क्षेत्र में दिया गया है। ये पेपर मैच आर्ट्स से संबंधित है। कपिल देव प्रसाद इनको आर्ट्स के क्षेत्र में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ये 9 महत्वपूर्ण पद्मश्री अवार्ड जो है जिनको दिया गया है उनका नाम है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच नंबर ऑफ रिपब्लिक डे इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी।
2023। तो 26 जनवरी 2023 को इंडिया जो है कौन सा गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किया? तो यह जो है 74th रिपब्लिक डे आयोजन किया है। दिस डे इज ऑब्जर्व टू ऑनर द डे व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इनैक्टेड इन 1950। सो 1950 में आज ही के दिन, मतलब कि 26 जनवरी 1950 के दिन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान को एक्सेप्ट किया गया था, इनेक्ट किया गया था। तो उसी के याद में हम लोग आज 2023 में 74वां रिपब्लिक डे मना रहे हैं। 26 जनवरी को राष्ट्रपति भवन पर तिरंगा कौन फहराता है? तो यह राष्ट्रपति फहराते हैं। अभी जो है 15वें राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तो इस बार जो है द्रौपदी मुर्मू तिरंगा फहराया था। यहाँ पर लिस्ट मैंने दोबारा टेबुलर फॉर्म में दिया है, जिसमें स्टेट इंक्लूड है या कंट्री है जिनको पद्म विभूषण अवार्ड मिला है। तो यहाँ पर श्री बालकृष्ण दोषी हैं, SV कृष्ण दोषी, जो गुजरात के हैं। श्री जाकिर हुसैन आर्ट में दिए हैं, तबला वादक, महाराष्ट्र के हैं। ये स्टेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे जाकिर हुसैन कौन सा स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो जाकिर हुसैन है। SM कृष्णा है, कौन सा स्टेट से है? तो यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो SM कृष्णा का आप देखें तो एक कर्नाटका से हैं। दिलीप महालनोबिस वेस्ट बंगाल से हैं, यानी पश्चिम बंगाल से। इनको मरणोपरांत दिया गया है। श्री श्रीनिवास वर्धन, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के हैं, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में इनको दिया गया है, साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। श्री मुलायम सिंह यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के फाउंडर लीडर हैं उत्तर प्रदेश के, तो इनको पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में मरणोपरांत दिया गया है। आप लोग जानते होंगे मुलायम सिंह यादव का हाल ही में निधन हो गया था। पद्म विभूषण अवार्ड, तो पद्म भूषण अवार्ड 9 लोगों को दिया गया है, जिसमें SL बरियप्पा हैं कर्नाटका के, श्री कुमार मंगलम बिरला महाराष्ट्र के, ट्रेड एंड इंडस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया है। श्री दीपक धर साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में महाराष्ट्र के हैं। वानी जयराम आर्ट्स से तमिलनाडु में है। स्वामी चिन्ना जे अय्यर अदर स्पिरिचुअलिज्म के क्षेत्र में तेलंगाना से हैं, इनको दिया गया है। मिस्टर सुमन कल्याणपुर आर्ट्स के क्षेत्र में दिया गया है, महाराष्ट्र से। श्री कपिल कपूर लिटरेचर एंड एजुकेशन के क्षेत्र में दिल्ली से दिया गया है। सुधा मूर्ति सोशल वर्क के लिए कर्नाटका से, इनको दिया गया है पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। और 15 नंबर देखें, श्री कमलेश D पाटिल, इनको स्पिरिचुअलिज्म के क्षेत्र में दिया गया है, तेलंगाना से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्रिकेट से तो अवार्ड है जो कि 2023 के लिए दिया गया है, 2023 में 2022 के लिए दिया गया है एक्चुअली। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ बिकम द इंडिया फर्स्ट मेन प्लेयर टू क्लिंच ICC T20 प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023? तो T20 में 2023 के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? तो यह सूरज कुमार यादव, इनको प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड ICC T20 के लिए चुना गया है। ये जो है कि वाइस कैप्टन भी इंडिया टीम के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द ICC वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023? वुमेन क्रिकेटर अवार्ड फॉर 2023 के लिए किसे चुना गया है? यह है टहालिया मैकग्राथ, ऑस्ट्रेलिया के हैं, तो इनको वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। लास्ट ईयर जो थे स्मृति मंधाना, जो कि इंडियन वुमेन क्रिकेटर हैं, इनको चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच क्रिकेटर ऑफ इंडिया हैज़ बिकम द ICC वर्ल्ड नंबर 1 ODI बॉलर? ODI वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर जो है इंडिया के कौन बने हैं? तो है मोहम्मद सिराज। हु हैज़ बिकम द ICC इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023? 2023 में इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? तो है रेणुका सिंह, इंडिया के, जो इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर बनी है। ICC टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 के लिए किसे चुना गया है? ICC टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, यहाँ जो था T20 था, क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूरज कुमार बने हैं, लेकिन यह टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है बेन स्टोक को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं बेन स्टोक का यहाँ पे इमेज लगा हुआ है। इंग्लैंड के बेन स्टोक बने ICC टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच क्रिकेटर हैज़ बिकम द ICC ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर? क्रिकेटर ऑफ द ईयर ODI में 2023 के लिए कौन बने हैं? बाबर आजम, यहाँ पर गलत लिखा गया दोस्तों, बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान के क्रिकेट प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी इंडियन फिल्म्स, अब फिल्म कैटेगरी से हम यहाँ पर देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो हाउ मेनी इंडियन फिल्म्स हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर अवार्ड इन 2023? तो 2023 में ऑस्कर अवार्ड के लिए कितने इंडियन फिल्म्स को शामिल किया गया है? तो टोटल 3 शामिल किया गया है, जिसमें एक जो है सॉन्ग कैटेगरी के शामिल किया गया है और 2 जो है डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में शामिल किया गया है। तो सॉन्ग कैटेगरी में नाटू नाटू, जिसके डायरेक्टर हैं MM किरवान, उसको शामिल किया गया है ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में। और जो डॉक्यूमेंट्री है उसको शामिल किया गया है, जैसे ऑल दैट बेटर्स, पहला सोनक सेन के डायरेक्टर हैं। दूसरा है द एलिफेंट विस्परर, जो कि डायरेक्ट किया गया है कार्तिकी कॉन्सेल्विस। तो ये 3 जो है टोटल ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। ऑस्कर अवार्ड का जो रिजल्ट है वो मार्च मंथ में आएगा। तो देखते हैं हमारे इंडिया से कितने उसमें जीत पाते हैं। अब देखते हैं कि सिनेमा और डॉक्यूमेंट्री में डिफरेंस क्या होता है। एक्चुअली यहाँ पर हमें सिनेमा और डॉक्यूमेंट्री 2 टर्म है जो कि रिलीज किया गया है, नॉमिनेट किया गया ऑस्कर के लिए और गोल्डन ग्लोब अवार्ड है उसके लिए। तो सिनेमा जो होता है वो फिक्सन होता है, स्टोरी बेस्ड होता है, इसमें इमेजिनेशन के आधार पर स्क्रिप्ट तैयार किया जाता है, तो होता है सिनेमा।
जैसे आप लोग मूवी में देखते होंगे कि स्टोरी जो होता है वो बिल्कुल इमेजिनेशन पर होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि इमेजिन पे नहीं, उसमें रियल कैरेक्टर को होता है, उसको डॉक्यूमेंट्री बोलते हैं। तो इन डॉक्यूमेंट्री जो होता है एग्जामिन एन एस्पेक्ट ऑफ रियलिटी, जो कि वास्तविकता को जांच करता है। इसमें रियल पर्सन होता है, स्क्रिप्टेड बाय सेविंग रियल लाइफ, जो कि रियल लाइफ से रिलेटेड होता है। और डॉक्यूमेंट्री ट्राई टू प्रेजेंट ए सब्जेक्ट इन एन ऑब्जेक्टिव एंड इंसिसिव मैनर, जो एक ऑब्जेक्टिव की तरह उसको प्रेजेंट किया जाता है किसी के रियल लाइफ को। इट इम्फाइज द emphasis इज ऑन गिविंग द डिफरेंट व्यू पॉइंट टू द व्यूअर। डॉक्यूमेंट्री में किसी रियल पर्सन को उसमें सिलेक्ट किया जाता है, उसके एस्पेक्ट, डिफरेंस एस्पेक्ट जो होता है और व्यू पॉइंट होता है उसको व्यूअर के सामने रखा जाता है, तो होता है डॉक्यूमेंट्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट इंडियन डॉक्यूमेंट्री टू बी नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड के लिए इंडिया का कौन सा नॉमिनेट किया गया है डॉक्यूमेंट्री? पहला डॉक्यूमेंट्री कौन था? एन एनकाउंटर विथ फेसेज। एन इनकाउंटर विथ फेसेज पहला डॉक्यूमेंट्री था जो 1978 में नॉमिनेट किया गया था, जिसके डायरेक्टर थे विनोद चोपड़ा। इट वाज ए फिल्म ऑन स्ट्रीट चिल्ड्रन इन बॉम्बे, तो ये बॉम्बे के स्ट्रीट चिल्ड्रन था, उस पर आधारित डॉक्यूमेंट्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट इंडियन फीचर डॉक्यूमेंट्री टू बी नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर। तो इंडियन फीचर्ड डॉक्यूमेंट्री, पहला डॉक्यूमेंट्री कौन था जो नॉमिनेट किया गया है? तो यह है ऑल दैट वेदर, जो 2023 में नॉमिनेट किया गया है। ये पहला इंडियन फीचर डॉक्यूमेंट्री है, और ये वाला जो है इंडियन फीचर नहीं है, बल्कि फर्स्ट इंडिया का डॉक्यूमेंट्री था, लेकिन फीचर किसी और ने किया था। तो इंडियन के द्वारा फीचर्ड पहला डॉक्यूमेंट्री है ऑल दैट वेदर, एंड डायरेक्टेड बाय शौनक सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाय विच इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया BOSS GNU लिनक्स एक डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ बीन डेवलप। तो लिनक्स एंड बॉस GNU जो है ये डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो किसके द्वारा बनाया गया, डेवलप किया गया है? तो पुणे बेस्ड सीडेक इंस्टीट्यूट है, उसके द्वारा ये डेवलप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मच फाइन हैज़ बीन इम्पोज्ड ऑन गूगल बाय CCI फॉर एब्यूजिंग डोमिनेंस वाया एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यह जो है गूगल CCI के द्वारा गूगल पर कितने रुपये का फाइन इम्पोज किया गया है? तो ये 1338 करोड़ रुपये का फाइन इम्पोज किया गया है, और किस लिए किया गया है? तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर डोमिनेंस, एब्यूजिंग डोमिनेंस, मतलब गलत तरीके से डोमिनेंस स्थापित करने के लिए इसको गूगल पर फाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मच अनदर फाइन हैज़ बीन इम्पोज्ड ऑन गूगल बाय CCI फॉर वायलेटिंग इट्स प्ले स्टोर पॉलिसी। तो एक दूसरा भी 936 करोड़ का फाइन किया गया है गूगल पर CCI के द्वारा, और यह जो है प्ले स्टोर पॉलिसीज वायलेट करने के लिए दिया गया है। तो ये CCI है, CCI जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, फुल फॉर्म। ये क्या है? ये जो है कि चीफ नेशनल कंपटीशन रेगुलेटर है, चीफ नेशनल कंपटीशन रेगुलेटर है, और यह जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत आता है CCI, और ये जो है रूल जो है इन्फोर्स करता है, जो कि कंपटीशन एक्ट 2002 में लागू हुआ था, इसी को इनेक्ट करता है और प्रमोट करता है। तो और CCI की स्थापना जो है 2003 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हैज़ बीन साइन, MOU हैज़ बीन साइन बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट। इजिप्ट के प्रेसिडेंट जो है अब्दुल फतह अल सीसी है, तो रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट भी थे। तो इंडिया और इजिप्ट के बीच में रिपब्लिक डे के अवसर पर कितने MOU साइन किया गया है? तो 5 साइन किया गया है। ये जो है पहला है इंड द क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए, और जो इंटरनेशनल इम्पैक्ट है यूक्रेन वार के कारण ऑन फूड सप्लाई, फार्मर सप्लाई चेन, तो इस इम्पैक्ट के लिए भी समझौता किया गया है। कॉपरेशन इन साइबर सिक्योरिटी में भी कॉपरेशन पर साइन किया गया है। डिफेंस कॉपरेशन टू इंक्लूड एक्सरसाइज ट्रेनिंग इक्विपमेंट एंड प्लेटफॉर्म्स, तो ये डिफेंस के क्षेत्र में। एंड इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री सिनर्जी, तो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री के क्षेत्र में भी ये टोटल 5 जो है 5 क्षेत्रों में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है भारत और इजिप्ट के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी पुलिस पर्सनल फ्रॉम द वेरियस स्टेट एंड यूटीज हैव बीन अवार्डेड ऑन रिपब्लिक डे। तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर कितने पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया है? तो टोटल 901 पुलिस अधिकारी हैं, उनको सम्मानित किया गया है, और यह सम्मान जो है 3 क्षेत्रों में दिया गया है। पहला है पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री अवार्ड 140 पुलिसमैन को, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्ट्रिब्यूट सर्विस 93, एंड प्रेसिडेंट मेडल फॉर मेरिटेरियस सर्विस 468 पुलिस पर्सनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी पर्सन्स फ्रॉम बिहार हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द पद्म श्री अवार्ड 2023। जैसा कि ऊपर में बताया, हम देखें कि पद्म अवार्ड जो 3 क्षेत्रों में दिया जाता है, पद्म विभूषण एंड पद्म श्री। तो पद्म श्री में टोटल 91 लोगों को दिया गया है। तो 91 लोगों में कितने लोग जो है बिहार से हैं? तो ये बिहार से 3 लोग हैं जिनको पद्म श्री अवार्ड दिया गया है। पहला है अनंत कुमार, मैथमेटिशियन है, सुपर 30 का संचालक, एंड सुभद्रा देवी आर्ट से, पेपर मैच आर्ट से संबंधित है, एंड कपिल देव प्रसाद ये भी आर्ट से संबंधित है और बिहार के। यहाँ पर ये फर्स्ट वाले हैं आनंद कुमार, यह सुभद्रा देवी, और थर्ड वाले हैं कपिल देव प्रसाद,
इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, तीनों बिहार के हैं। हु हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द मिस यूनिवर्स इन 71st मिस यूनिवर्स पीजेंट। तो 71वें मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में मिस यूनिवर्स किसे चुना गया है? तो यह है आर बोनी ग्रेवियल। आर बोनी ग्रेवियल को 71वें मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में मिस यूनिवर्स के रूप में चुना गया है। यह मिस यूनिवर्स पीजेंट जो है ल्यूइसियाना यूनाइटेड स्टेट में ऑर्गेनाइज किया गया था 14 जनवरी 2023 को। 17वां मिस यूनिवर्स 2021 में हुआ था, जो कि हरनाज संधू जो इंडिया के वो बनी थी मिस यूनिवर्स, 17वें मिस यूनिवर्स बनी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो फ्रंट में है ये है आर ग्रेवियल और जो पीछे में है बैक साइड में वो है हरनाज संधू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम दैट हैज़ बीन लॉन्च्ड इन आवर कंट्री। हमारे देश में एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है भरोस। यह भरोस जो है जस्ट लाइक एंड्रॉयड iOS जो ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल का उसी तरह का है, लेकिन इसमें कुछ स्पेशल फीचर दिया गया है। तो यह जो है कि IIT मद्रास के द्वारा डेवलप किया गया है और लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णव के द्वारा। इसमें मेन फीचर क्या है? यह काफ़ी सिक्योर एंड ट्रस्टेड है। इसमें एक फैसिलिटी और भी देता है, जो कि जैसे आप मोबाइल कोई लेते हैं तो उसमें डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन बहुत सारा स्टोर होता है, लेकिन ये जो भरोस जो है इसमें डिफ़ॉल्ट नहीं रहेगा। जो ज़रूरत के चीज़ें रहेगा वही आप रख सकते हैं और उसको अनइंस्टॉल अपना ज़रूरत के अनुसार कर सकते हैं। और मेन है कि मोर सिक्योर एंड ट्रस्टेड ये ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। यह जो है आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के तहत इसको लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी आइलैंड ऑफ अंडमान निकोबार द्वीप हैज़ बीन रिसेंटली असाइन्ड न्यू नेम। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण किया गया है? तो टोटल 21 द्वीपों का नामकरण किया गया है और यह जो है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है और ये नाम जो है परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? यह परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर। यहाँ पर एग्जाम में एक क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि 21 जो आइलैंड है उनका नामकरण किया गया है, तो किनके नाम पर उनका नाम रखा गया है? तो परमवीर चक्र जो विजेता है उनके नाम पर ही रखा गया है। यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में देखते हैं। पहले देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप है कहाँ। तो ये देखिए अपना प्यारा भारत है और इसके ईस्ट में अगर चले बे ऑफ बंगाल में तो यहाँ आप देख सकते हैं रेड डॉट लाइन है, तो ये है अंडमान एंड निकोबार द्वीप आइलैंड। इसको अगर जूम करके हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ऊपर में जो है ये 4 मेन आइलैंड है नॉर्थ टू साउथ, ये है अंडमान। और यहाँ से अगर नीचे में हम देखें तो ये क्षेत्र जो होता है निकोबार का होता है। तो ये निकोबार एंड अंडमान ये दोनों ग्रुप मिला करके अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह हो जाता है। चलिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन इससे संबंधित। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पहला तो ये होता है कि कहाँ है? तो यह जो है कि बे ऑफ बंगाल में है, जहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं इंडिया के ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है और इसी में ये आइलैंड है। अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी कहाँ है? तो ये पोर्ट ब्लेयर में है। टोटल आइलैंड जो है 836 है, जिसमें 38 ऐसे आइलैंड हैं जो इनहेबिटेड हैं। इनहेबिटेड माने जहाँ पर लोग रहते हैं। अगर नॉर्थ से साउथ की ओर मेन आइलैंड की अगर बात करें तो सबसे नॉर्थ में आता है नॉर्थ आइलैंड, मिडिल आइलैंड, उसके बाद साउथ आइलैंड, उसके बाद लिटिल अंडमान। नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर है। तो पोर्ट ब्लेयर कौन सा आइलैंड पे है? साउथ अंडमान पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर से देखिए नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, उसके बाद सबसे लास्ट में है लिटिल अंडमान। तो पोर्ट ब्लेयर यहाँ पर जो है ये जो है साउथ अंडमान आइलैंड पर स्थित है। तो अंडमान एंड निकोबार द्वीप की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर वह साउथ अंडमान आइलैंड पर स्थित है। अब निकोबार आइलैंड के बारे में देख लेते हैं। तो निकोबार में 3 मेन आइलैंड है। ऊपर से अगर देखें तो कार निकोबार, लिटिल निकोबार एंड ग्रेट निकोबार है। तो यहाँ पर 3 मेन आइलैंड है, आप देख सकते हैं। तो सबसे ऊपर में कार निकोबार, उसके बाद बीच में है उसको मिडिल निकोबार और लास्ट में जो है ग्रेट निकोबार है। अब इम्पोर्टेंस चैनल की बात करते हैं। इम्पोर्टेंट चैनल जो है एक्चुअली ये लैटीट्यूड होता है। तो लैटीट्यूड जो होता है ये 10 डिग्री और 6 डिग्री 2 महत्वपूर्ण लैटीट्यूड है जो कि सेपरेट करता है ईस्ट टू वेस्ट कहें या वेस्ट टू ईस्ट, या एक सर्कुलर लाइन होता है लैटीट्यूड। टोटल लैटीट्यूड की अगर संख्या कहें तो 180 होता है। तो यहाँ पर देखें तो ये लिटिल अंडमान है, नीचे में कार निकोबार है। तो ये दोनों को सेपरेट करता है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल अगर पूछे कि किसको सेपरेट करता है तो पहला तो ये हो गया कि ये टोटल 4 जो अंडमान ग्रुप है आइलैंड है उसको 3 को जो मेन निकोबार आइलैंड है उसको सेपरेट करता है। और अगर इंडिविजुअल के आइलैंड की अगर बात करें तो लिटिल अंडमान को कार निकोबार आइलैंड से अलग करता है। ये जो देखेंगे 6 डिग्री चैनल देखते हैं। तो 6 डिग्री चैनल जो है ये सेपरेट करता है ग्रेट निकोबार फ्रॉम AK
प्रोविंस ऑफ इंडोनेशिया। तो यहाँ पर जो सबसे साउथ में आप देख रहे हैं सबसे नीचे, यह है ग्रेट निकोबार, और ग्रेट निकोबार के साउथ में इंडोनेशिया एक कंट्री है, उसका एक प्रोविंस है जिसका नाम है एके। तो एके प्रोविंस और इंडिया के ग्रेट निकोबार, ये दोनों के बीच से 6 डिग्री चैनल जाता है। तो 6 डिग्री चैनल जो है निकोबार से एके से अलग करता है, ग्रेट निकोबार को एके से अलग सेपरेट करता है। और 10 डिग्री चैनल जो हुआ ये लिटिल अंडमान है, उससे कार निकोबार को सेपरेट करता है। इंडिया का जो साउथ मोस्ट पॉइंट है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ लोकेटेड है? ग्रेट निकोबार पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो सबसे साउथ में है, इसी साउथ पॉइंट पर कह सकते हैं कि इंदिरा पॉइंट लोकेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अब NFHS 5 रिपोर्ट है, उसके बारे में देखते हैं, जो कि 2023 में रिलीज़ किया गया है। तो एज पर द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 5 डाटा, हाउ मच परसेंटेज ऑफ वोमेन एज बिटवीन 15 to 19 ईयर्स आर एनीमिक इन इंडिया। एनीमिक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का रिपोर्ट आया है, उसके अनुसार कितने % महिलाएं जो है इंडिया में एनीमिक है। एनीमिक जो है एक कंडीशन है जिसमें शरीर में ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो ये जो है 59.1% जो महिलाएं हैं, कहने का मतलब है कि 100 में 59 ऐसे महिलाएं हैं जिनका ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी है। अगर बिहार में हम देखें तो ये 66.7%, यानी 65.7% महिलाएं हैं जिनमें एनीमिक है। अगर पुरुषों की बात करें तो एज पर द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 5 डाटा, हाउ मच परसेंटेज ऑफ मेन एज बिटवीन 15 to 49 ईयर्स आर एनीमिक इन इंडिया। तो इंडिया में कितने % पुरुष हैं जिन्हें एनीमिया है, मतलब कि जिनके ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी है। तो यह है 25%, यानी 100 पुरुष में 25 पुरुष ऐसे हैं जिनमें हीमोग्लोबिन की कमी है, एनीमिया से पीड़ित है। और बिहार में 29.5% है। यहाँ पर ये रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं, एनीमिया एंड बिहार NFHS 5 रिपोर्ट। तो यहाँ पर देखें, वुमेन कैटेगरी में अगर देखें तो 15 से 19 साल के जो बीच हैं इंडिया में, रिपोर्ट 5 के अनुसार 59.1% है, बिहार में 65.7%। तो NFHS 4 के अनुसार 4 की तुलना में 5 में जो है एनीमिक पर्सन की संख्या जो है बढ़ी है, और बिहार में भी बढ़ा है। अगर मेन की बात करें तो 15 से 49 साल के जो मेन हैं उनमें इंडिया में 22.7% था 4 की रिपोर्ट के अनुसार, लेकिन अब यह बढ़कर 25% हो गया। लेकिन बिहार में अगर पुरुषों की संख्या में देखें तो ये गिरावट आया है, मतलब कि कम पुरुष जो है एनीमिक हुए हैं, 32.3% से घट करके 29.5% हो गया है। चाइल्ड की अगर बात करें तो 6 महीना से लेकर के 5 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं उसमें इंडिया में जो है एनीमिक बच्चों की संख्या बढ़ी है, और बिहार में भी यह संख्या बढ़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो ऊपर में जो रिपोर्ट है उसके डिस्कशन कर, उसको एनालिसिस से अगर देखें तो इन कंपेरिजन टू द प्रीवियस ईयर डाटा, द परसेंटेज ऑफ एनीमिक चिल्ड्रेन एंड वुमेन हैज़ इंक्रीज्ड व्हाइल इन केस ऑफ मेन इट हैज़ बीन डिक्रीज्ड। तो अगर हम इंडिया लेवल पर बात करें तो ये चाइल्ड हो या वुमेन हो या मेन हो, तीनों केस में एनीमिक की संख्या बढ़ी है। लेकिन बिहार के अगर डाटा के अनुसार देखें, बिहार के रिकॉर्ड में, तो बिहार में जो चिल्ड्रेन हैं और वुमेन है उनकी तो संख्या बढ़ी है, एनीमिक की संख्या बढ़ी है, लेकिन मेन के केस में देखें तो यह घटा है। तो यही यहाँ पर एक लाइन में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चिल्ड्रेन और वुमेन में एनीमिक कंडीशन की संख्या जो है बढ़ी है, लेकिन मेन के केस में यह घटा है। ये जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो रिपोर्ट है यह किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो यह आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। यह जो है प्रत्येक 3 साल पर या उससे अधिक दिन पर यह 5 राउंड में सर्वे कंडक्ट करता है, और डिफरेंट जो है कि रिकॉर्ड्स ऑब्जर्व करता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हाई क्वालिटी डाटा ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड इमर्जिंग इशू इन दिस एरिया। तो हाई क्वालिटी डाटा को रिकॉर्ड करता है जो हेल्थ से, फैमिली वेलफेयर से संबंधित होता है, और उससे क्या इशू आ रहा है उस चीज़ को वो कैप्चर करता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे अगर फर्स्ट की बात करें तो यह 1993 ईस्वी में पहली बार रिकॉर्ड किया गया था। अगर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की डाटा के अनुसार देखें और सेक्स रेशियो में, तो अभी महिलाओं की संख्या पर 1000 मेन की तुलना में बढ़ा है। तो ये 1020 वुमेन हो गया है 1000 मेन की तुलना में। एनीमिया क्या है तो इसके बारे में देखते हैं। एनीमिया जो है यह कंडीशन है इज़ मार्क बाय द लो लेवल ऑफ होमोग्लोबिन इन ब्लड। तो ब्लड में अगर होमोग्लोबिन की कमी होता है तो इस स्थिति को ही कहा जाता है एनीमिया। यह किससे होता है? इट कैन बी कॉज्ड बाय
मलेरिया, हुकवर्म, न्यूट्रिशन डिफिशियंसीज या क्रोनिक इन्फेक्शन। तो मलेरिया है, हुकवर्म है या न्यूट्रिशन की अगर कमी हो जाता है या किसी भी तरह के क्रोनिक इन्फेक्शन हो जाता है तो ये मलेरिया एनीमिया होने का चांस होता है, यानी ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी होने का चांसेस होता है। ब्लड में अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाता है तो क्या होता है? इट कैन रिजल्ट इन मैटरनल मोर्टालिटी, मतलब इसमें डेथ होता है, वीकनेस भी आ जाता है, वीकनेसेस फिजिकली एंड मेंटल कैपेसिटी, इसमें पेरीनेटल मोरालिटी भी होता है। तो ये सारे जो इशूज हैं ये शरीर में उत्पन्न हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आटा प्राइस हैज़ इंक्रीज्ड बाय हाउ मच परसेंट इन लास्ट 1 ईयर। पिछले 1 साल में आटा का प्राइस कितने प्रतिशत से बढ़ गया है? तो यह जो है कि 20% से बढ़ा है। अगर पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड में देखें तो 10 साल में यह लगभग 50% आटे के प्राइस में वृद्धि हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच टन ऑफ वेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू रिलीज फ्रॉम द स्टॉक टू कूल डाउन द प्राइस ऑफ वेट एंड आटा। वेट और आटा के प्राइस को कम करने के लिए, महंगाई को इसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने गेहूँ रिलीज़ करने का डिसीजन लिया है। तो कितना गेहूँ रिलीज़ करने का डिसीजन लिया है? तो यह है 30 लाख टन, 30 लाख टन गेहूँ रिलीज़ किया जाएगा। यहाँ पर आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, ये ग्राफ है आटा प्राइस अप 20% इन 1 ईयर। तो 1 साल में आटे का प्राइस 20% से बढ़ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 ग्राफ, लाइन ग्राफ दिया गया है। इसमें रेड कलर जो है प्राइस ऑफ आटा है, ब्लू कलर जो है प्राइस ऑफ वेट है। तो अगर 1 साल का हम रिकॉर्ड देखें तो 2022 में अगर देखें आटे के ग्राफ में तो 31.6 रुपये पर केजी है। फिगर जो है कि पर केजी के रूप में दिया गया है। तो 2022 में जो यह रेट था 21.6 था और 2023 में 37.8 हो गया। तो 31 रुपया से 37 रुपया बढ़ा, यानी 6 रुपया का इंक्रीमेंट हुआ है पर केजी। तो 31 रुपया पे 6 रुपया बढ़ा तो 100 रुपये में कितना हुआ? 36, 18, 31 या 93, 36, 18, लगभग 20%। तो वही कहा गया कि 1 साल में जो है 20% आटे के प्राइस में वृद्धि हुआ। लेकिन अगर हम 10 ईयर की बात करें कि 10 सालों में कितने आटे के प्राइस में वृद्धि हुआ है पर केजी, तो यहाँ पर देखिए 2023 के बीच दिया गया है। तो 2016 में ही अगर हम देखें तो 25 रुपये केजी था और अभी जो है 37 रुपये केजी हो गया। तो 25 से बढ़ करके 37 हुआ, तो कितने रुपये का इंक्रीमेंट हुआ? 12 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ। तो 25 रुपये पर जो है 12 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ। तो 100 रुपये का कितना होगा? तो 25 का 4 गुना है 100, तो 12 का 4 गुना कितना हो जाएगा? बच्चों का 48, यानी कि लगभग 48%। और ये जो 0.8 जो ज़्यादा बढ़ा है ये जोड़ करके लगभग 50% जो है कि आटे के प्राइस में इंक्रीमेंट हुआ है। अगर गेहूँ के प्राइस में इसी तरह से देखें तो इसमें भी देखिए 23.7 रुपये पर केजी था 2016 में और 2022 में यह 33.3 रुपये हुआ। तो कितने रुपये की वृद्धि हुई? लगभग 10 रुपये का वृद्धि हुआ। तो 23 में 10 रुपये का वृद्धि होगा तो 100 में कितने का हो जाएगा? 23 का 92, यानी कि 10 का 40, लगभग 42% जो है कि आटे गेहूँ के प्राइस में इंक्रीमेंट हुआ है। तो 30 टन जो है कि गेहूँ रिलीज़ किया गया है मार्केट में, गवर्नमेंट जो है डिसाइड किया है ताकि इससे जो है कि महंगाई से थोड़ा सा रिलैक्स दिया जा सके। तो ये था आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जिसमें हमने बहुत सारे क्षेत्र एरिया कवर किया। इकोनॉमिक्स भी हो गया, अवार्ड्स, NFH सर्वे रिपोर्ट, अंडमान निकोबार द्वीप जो अभी चर्चा में था, उसके बाद ये जो टेक्नो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है, ये मिस यूनिवर्स एंड पद्म विभूषण अवार्ड। तो ये सारे हमने कवर किया जो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आने वाले एग्जाम्स के लिए। खास करके पद्म विभूषण की अगर बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये था आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स इस वीक का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।